अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये दुनिया अभी इस टाइम ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है कि एक गलत फैसला पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है, जहाँ एक गलत फैसला और एक आदेश एक बटन का शहर नहीं बल्कि पूरी आने वाली पीढ़ियों को मिटा सकता है। तो शायद तुमको लगे कि यह फिल्म की कहानी है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करता है। Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. साल 2022 दुनिया धीरे धीरे पैंडेमिक के बाद नॉर्मल हो रही थी, लेकिन अचानक एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। और उसी पल से दुनिया एक नए डर में जीने लगी। यह कोई छोटा हमला नहीं था, यह एक फुल इन्वेशन था। मिसाइलें, टैंक, फाइटर जेट सब कुछ एक साथ इस्तेमाल किया गया। यह लड़ाई यहीं से शुरू नहीं होती, इसके पीछे कई सालों की दुश्मनी है। जब यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपना रिश्ता धीरे धीरे मजबूत करने लगा और नाटो में शामिल होने की बात उठाई। नाटो एक मिलिट्री एलायंस है जिसमें अमेरिका, यूरोप, कई ताकतवर देश शामिल हैं। रसिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो यह सीधा उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि नाटो का अब मतलब दुश्मन सीधा सीमा के पास में है। और रसिया का यही डर धीरे धीरे तनाव में बदल गया, तनाव जो आखिरकार युद्ध में बदल गया। फिर आया वो दिन 24 फरवरी 2022 जब पुतिन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. लेकिन असल में ये एक इन्वीजन था। सुबह के समय यूक्रेन के बड़े शहरों पर मिसाइल गिरने लगी। Successful operation of drones and missiles by Ukraine's domestic fire point company. जगह सिर्फ एक ही आवाज। लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। एक पल में सबकी जिंदगी बदल गई। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, कोई अपने बच्चों को लेकर, कोई अपने माता पिता को लेकर, और कई लोग कुछ भी नहीं ले पाए। उनके पास सिर्फ एक ही सोच थी, जिंदा रहना। इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास भागने का मौका था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने भागने की बजाय रसिया से लड़ने का फैसला किया। That's the kind of leader you want to see, and we need to provide him the ammunition. उनका यह फैसला पूरे देश के लिए इंप्रेशन बन गया। अब सिर्फ सेना की लड़ाई नहीं थी, आम लोग भी मैदान में उतर आए। स्टूडेंट, बुजुर्ग, दुकानदार, सब लोग हथियार लेकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ रसिया की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। टैंक शहरों में दाखिल हो रहे थे। This is video from social media today appearing to show Russian armored vehicles driving through the residential district of Obolon to the north of the city center. मिसाइल लगातार गिरती जा रही थी, हर दिन तबाही बढ़ती जा रही थी। दुनिया ये सब देख रही थी, लेकिन सीधा युद्ध में कूदना बहुत बड़ा जोखिम था। इसलिए अमेरिका और नाटो ने सीधा लड़ने की बजाय यूक्रेन को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। हथियार, पैसा। The European Union is preparing what some call a gift for Ukraine, but one tied to strategic and economic strings. Is that President Trump is losing patience with Vladimir Putin, even threatening 100% tariffs on Russia if no peace deal emerges within 50 days. यही से युद्ध और भी बढ़ गया। रसिया पर भारी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। इससे उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ा, लेकिन युद्ध फिर भी नहीं रुका। समय के साथ साथ रणनीति बदलने लगी। अब सिर्फ हमला नहीं, शहरों को घेरना, बिजली काटना, पानी बंद करना, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए गए जिससे दुश्मन कमजोर हो जाए। मारियोपोल जैसे शहर खत्म ही हो चुके थे। जहाँ कभी लाखों लोग रहते थे, अब वहाँ सिर्फ खंडहर बचा।
युद्ध में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल निभाया। ड्रोन जो बिना आवाज के हमला करते हैं, मिसाइलें जो दूर से ही फाड़ देती हैं, और साइबर वार जो दूर से ही इकोनॉमी और सिस्टम को गिराया जा सकता है। धीरे धीरे दुनिया दो हिस्सों में बट गई, कुछ देश यूक्रेन के साथ, कुछ देश रशिया के साथ। और तभी सामने आया सबसे बड़ा डर, न्यूक्लियर वेपन्स। रशिया एक न्यूक्लियर पावर है। जब यह संकेत मिला कि जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर इस्तेमाल हो सकता है, तो दुनिया पूरी तरह डर गई, क्योंकि न्यूक्लियर वार सिर्फ एक युद्ध नहीं होता, यह एक ऐसा कदम होता जो मानवता को पूरी तरह खत्म कर देता। एक समय ऐसा आया जब हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लोगों को लगा कि अब वापसी का रास्ता खत्म हो चुका है, लेकिन आखिरकार वह सबसे खतरनाक कदम नहीं उठाया गया। न्यूक्लियर हमला हुआ तो समझो तीसरा वर्ल्ड वार चालू, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो चुका है। आज भी यह युद्ध जारी है, खतरे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अभी जो रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, ये सिर्फ जमीन में नहीं, यह बन चुकी है टेक्नोलॉजी एस्ट्रीप। टैंक आगे बढ़ते थे, सैनिक सामने लड़ते थे, अब मौत आसमान में उड़ रही है। ड्रोन छोटे रास्ते बिना चेतावनी के हमला कर देते हैं, कभी कभी बिल्डिंग पर, कभी कभी मिलिट्री बेस पर। अभी सीधा इंसानों पर। रशिया हर दिन सैकड़ों मिसाइल ड्रोन से हमला करता है। रात होते ही सायरन बजने लगता है, लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स की तरफ भागते हैं। लेकिन अब यूक्रेन बदल चुका है। अब वह सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि पलट के जवाब भी दे रहा है। ऑयल डिपोस्ट, एयरबेस, मिलिट्री फैसिलिटीज सब निशाने पर है। मतलब ये युद्ध दो देशों के सीमित नहीं रहा, ये एक ऐसी आग बन चुका है जो दोनों तरफ फैल रही है। आज भी न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा नहीं खत्म हुआ। रशिया एक न्यूक्लियर पावर है, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर वार कोई नॉर्मल वार नहीं होती। एक मिसाइल और लाखों लोग खत्म।